मैं ट्रेन में बैठी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। रात का पहर था। मैंने अपना वजूद सियाह चादर में लपेटा हुआ था, इस खौफ से कि कोई मुझे पहचान ना ले, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि मैं एक बहुत बड़ा जुर्म करके अपने घर से निकली हूँ। मैं डर रही हूँ, मगर यहाँ पर बैठा कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि मैंने किया क्या है। मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि ट्रेन की टिकट कलेक्टर ने आकर मुझसे टिकट तलब की। मैंने बेबस होकर उसकी तरफ देखा। मेरे पास टिकट नहीं था। जितनी उजलत में मैं घर से निकली थी और जो गुनाह करके निकली थी, मुझे खौफ था कहीं मुझे कोई देख ना ले, कहीं किसी को मालूम ना हो जाए कि मैंने क्या जुर्म किया है। मेरे पास पैसे तो थे, मगर टिकट खरीदने का वक्त नहीं था। मैंने अपना चेहरा निकाब में ढांपा हुआ था और सिर्फ मेरी आंखें नजर आ रही थी। ना जाने उस शख्स को मुझ पर क्या तरस आ गया कि वो मुझे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज उसने नेकी करने की खातिर ऐसा किया था, या शायद वो भी मेरी तरह किसी मुसीबत में घिरा हुआ था। शायद इसलिए मेरी परेशानी भांपते हुए मुझ पर रहम किया। वो आगे बढ़ा तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये मुसीबत भी टल गई। लेकिन अभी आगे एक बहुत बड़ी आजमाइश मेरी मुंतजिर थी। मैं जहां जा रही थी, वहां मैं कैसे अपनी सफाई दूंगी? क्या कोई मेरी बात पर यकीन करेगा? क्या कोई इस जुर्म को माफ कर देगा जो मुझसे आज सरजर्द हुआ है? या एक बार फिर मुझे बेमोल कर दिया जाएगा? मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या किया? मैं हैदराबाद के एक छोटे से घर में रहती थी। मेरे माँ बाप ज्यादा अमीर नहीं थे। मेरे अब्बू स्कूल में टीचर थे। मेरी शादी का वक्त आया तो मेरा रिश्ता मेरे दूर के रिश्तेदारों में हो गया। वो लड़का गांव में रहता था। उसकी अपनी जमीनें थी और बहुत सारी थी, मगर वो मेरे जैसा पढ़ा लिखा नहीं था। मैं उसके मुकाबले में ज्यादा हसीन थी। वो कबूल सूरत का था। हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादी नहीं होती थी। मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मेरी शादी जफर से हो गई। शादी की पहली रात ही मुझे जफर के मिजाज का अंदाजा हो गया। मुझे वो थोड़े सख्त मिजाज के लगे थे। जिस तरह से वो नरमी की बजाय सख्त लहजे में मुझसे मुखातिब हुए, इससे मैं यही अंदाजा लगा पाई थी मेरी जिंदगी में कुछ लोग बहुत खास हैं। मेरी माँ, मेरी छोटी बहन और मेरा भाई इजाज। तुम हमेशा उनका खास ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत ना मिले। जफर ने मुझे पहली रात ही ये सब कहा था, लेकिन अम्मा बता रही थी कि आप इकलौते हैं, आपका तो कोई भाई नहीं है। मैंने हैरत से पूछा, इजाज मेरे मरहूम चचा का बेटा है और बचपन से ही यहाँ रहता है। मेरे लिए दुनिया में वो सबसे खास है। उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। तुम खुद पर इजाज की खिदमत वाजिब समझना। वो मेरा भाई है और समझो कि तुम्हारा देवर है। जफर ने कहा तो मैंने असबाब में सर हिला दिया। मगर शादी के कुछ दिन तक मुझे इजाज नजर नहीं आया। फिर पता चला वो शहर किसी काम से गया हुआ है। शादी के बाद मुझे जफर से मोहब्बत हो गई, क्योंकि मैं एक नेक और शरीफ लड़की थी। मैंने हमेशा यही सोचा, जिस इंसान से मेरी शादी होगी, मेरी सारी मोहब्बतें उसी के लिए हैं। मुझे तो जफर ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाते थे। वो शहर की लड़कियों को अच्छा ही कब समझते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनका दिल जीत लिया और हम दोनों मियाँ बीवी खुश खुश रहने लगे। मुझे गांव में काफी मसला था, क्योंकि मैं शहर से आई थी। गांव में गैस नहीं थी। सख्त गर्मी में लकड़ियां जलाकर खाना बनाना पड़ता। मगर मैंने सब्र तहम्मुल से सारे काम किए। मुझे तंगी तो बहुत होती, लेकिन इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल किया और खुश रहने की कोशिश करती। फिर एक माह बाद अचानक इजाज हमारे घर आया। मैंने शोहर से पूछा, ये कौन है? तो बोले, ये इजाज है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैंने कभी पहले उसे नहीं देखा था, इसलिए पूछा था। इजाज मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही मैं उससे बात करती थी। वो घर में दाखिल होते ही अंदर अपने कमरे में चला जाता। एक दिन मैंने जफर से कहा, मैं इजाज की मौजूदगी में उलझन का शिकार होती हूँ, क्योंकि वो नामहरम है। तब वो कहने लगे, देखो नायाब, वो बचपन से हमारे साथ रह रहा है। बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बेहतरीन दोस्त भी है और भाई भी। तुमने उसके बारे में आइंदा अगर ऐसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे शोहर गुस्से में मुझ पर धाड़े तो मैं बहुत डर गई। मैंने सोचा मैं कभी उसके मुतालिक आइंदा कोई बात नहीं करूंगी। उसके बाद मैं मोहतात हो गई तो मुझे किसी काम का ना कहता। एक दिन वो अपने कपड़े खुद इस्त्री कर रहा था तो जफर ने देख लिया। उन्होंने मुझे डांटा, क्योंकि इजाज के कपड़े इस्त्री करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं डर गई थी,
मैंने इजाज से कपड़े ले लिए और इस्त्री करना शुरू किए। इस्त्री के बाद मैंने कपड़े उसकी तरफ बढ़ाए तो उसने मेरा हाथ छूने की कोशिश की। मेरा ये वहम था या कुछ और, क्योंकि मुझे लगा था कि उसका हाथ मेरे हाथ से लगा है, बल्कि उसने जानबूझकर ये हरकत की है। अब मैं अपने शोहर से भी उसकी शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसके मुतल्लिक बल्कि उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। मैं अब इजाज के सामने ना जाती, उससे दूर दूर ही रहती, खुद को सारा दिन कमरे में बंद रखती, मगर काम के लिए मुझे निकलना ही पड़ता था। मेरी सास भी उसकी गिरविदा थी। घर में कोई उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन मैंने शोहर से कहा कि हम अपना अलग घर बना लेते हैं। जफर कहने लगे कि तुम शहर की लड़कियां होती ही ऐसी हो, बेटे को माँ बाप से जुदा करने की कोशिश करती हो। ये सुनकर मैं चुप हो गई। दिन गुजरते गए। एक रात मुझे महसूस हुआ जैसे कोई दीवार फलांग कर घर के अंदर आया है। छलांग लगाने की आवाज और दीवार से नीचे गिरने जैसी आवाज आई तो मेरे शौहर और इजाज बाहर निकले। टॉर्च उठाकर देखा, कोई नजर नहीं आया, मगर किसी के कदमों के निशान जरूर थे। फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसा ही हुआ। जफर और इजाज ढूंढ ढूंढ कर थक गए, मगर कोई नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद यह सिलसिला बंद हो गया। एक रोज आधी रात के वक्त जफर ने मुझे उठाया और कहा कि मैं उसे एक गिलास दूध डालकर ला दूं। मैं डरती डरती कमरे से बाहर निकल रही थी। मैं बाहर निकली तो देखा इजाज के कमरे में मोमबत्ती जल रही थी और खिड़की खुली हुई थी। दरवाजा भी खुला था। वो चारपाई पर लेटा मोबाइल में मसरूफ दिखाई दिया। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने निगाहें उठाकर देखा। हम दोनों की आंखें चार हुई। उसे देखकर मैं मजीद खौफजदा हो गई। मैं जल्दी से वहां से गुजर गई। मैं जब दूध का गिलास लेकर कमरे में जाने लगी तो इजाज वहीं पर मौजूद था। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई, मगर मैं बहुत खौफसदा थी। शोहर ने पूछा तो मैंने बताया कि रात के अंधेरे से डर गई थी। अगले रोज सारा दिन इजाज घर पर नहीं था। वो रात को घर आया। मेरे शोहर को अकेले में बुलाकर कहा कि उसने मुझे रात किसी गैर मर्द के साथ देखा है और वो पैरों के निशान भी जरूर उसी गैर मर्द के होंगे। इजाज ने जफर से कहा कि कोई गैर आदमी रोज तुम्हारी बीवी से मिलने आता है, क्योंकि रोज ही दीवार फलांगने की आवाज आती है। ये सुनकर मैं हैरत जदा रह गई। सोच भी ना सकती थी कि इजाज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएगा। मेरे शोहर ने मुझसे पूछा, क्या ये सच है? मैंने साफ कह दिया कि ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। फिर इजाज ने कहा, क्या कल रात ये बाहर नहीं निकली थी? इजाज की बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं तो दूध लेने गई थी। फिर मेरे शोहर ने मुझ पर शक करते हुए कह दिया कि मैंने भी तुम्हें रात को कमरे से बाहर जाते कई बार देखा है। दूध लेने तुम एक बार गई थी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, जफर, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने उनका गिरेबान पकड़कर झिंझोड़ा। मैं पागलों की तरह चिल्ला रही थी, नहीं, इजाज झूठ नहीं बोल सकता। उसने तुम्हें देखा है गैर मर्द के साथ। उसे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मैंने अभी देखा है। रोजाना दीवार फलांगने की आवाज आती है और किसी के कदमों के निशान भी दीवार के साथ ही मिलते हैं। तुम शहर की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। जफर ने मुझे एक झटके से नीचे धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं अभी सही तरह संभली नहीं थी कि उसने मुझे लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो मेरी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसने मुझे जानवर समझकर मारा कि इजाज ने उसे रोक लिया। कमरे में हम तीनों के अलावा कोई नहीं था। मेरे सास ससुर सो चुके थे। इसके शहर का ही कोई आशिक होगा जो रोज इससे मिलने आता है। इजाज ने एक बार फिर कहा और वो कहता जा रहा था, लेकिन मैं निढाल नीचे मट्टी में पड़ी सब सुन रही थी। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया था। एक लम्हे में मेरी दुनिया लुट गई थी। मैं रोते हुए सोच रही थी कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। इजाज, खुदा का खौफ करो, मुझ में और इतनी हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए इतनी बड़ी तोहमत मत लगाओ। मैंने बामुश्किल आवाज निकाल कर कहा। मैं सदमे से बोल नहीं पा रही थी और दर्द से करा रही थी। ये मत समझना कि मैं तुम्हें और तुम्हारे आशिक को आजाद छोड़ दूंगा। मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या समझती हो तुम? मुझे धोखा दोगी, मेरी इज्जत से खेलोगी, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा? तब जफर ने कहा, और मैं जैसे बेजान पड़ गई थी, मुझे जान से मत मारो, पहले मेरी बेगुनाही तो साबित करो, फिर बेशक मार देना। मगर जफर ने मेरी एक ना सुनी
और मुझे तलाक दे दी। तलाक के अल्फाज थे, ये पिघला हुआ शीशा। मुझे अपने समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो दोनों मुझे घसीटते हुए घर से बाहर ले गए। मुझे कहा कि अगर आवाज निकाली तो गला दबा देंगे। अंधेरी रात में मुझे दरिया के किनारे ले आए। मेरे लिए ये रात किसी कयामत से कम नहीं थी। मुझे दरिया के किनारे घसीटा जा रहा था। ये एक लंबा सफर था जो खत्म नहीं हो रहा था। मैंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी। जगह जगह पाँव में जख्म लग रहे थे। तवील मुसाफत के बाद दरिया का किनारा आ गया। जफर ने मेरे ही दुपट्टे से मेरा फंदा बनाना चाहा। मैंने कहा, मुझ पर रहम करें, जान से मत मारें। मेरे माँ बाप ये सुनकर ही मर जाएंगे। भाई किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बहनों की शादियां नहीं हो पाएंगी। मैं रोते हुए जफर से इल्तिजा कर रही थी कि शायद उस बेरहम को मुझ पर रहम आ जाए, मगर उसकी आंखों पर इजाज ने पट्टी बांधी हुई थी। ये सब तुम्हें गुनाह करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम जैसी हसीन लड़की मुझसे शादी करने पर राजी कैसे हुई। जरूर तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती मुझसे शादी करवाई होगी, वरना तो तुम शहर में रहना चाहती थी। जफर ने कहा और फंदा मेरे गले में डाल दिया। तभी इजाज ने उसका हाथ खींच लिया। मेरी बात सुनो जफर, यहाँ पर सामने पुलिस चौकी है। अगर हम इसका गला दबाकर फेंक देंगे तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। हम पर इल्जाम आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, इसे दरिया में फेंक देते हैं और ये डूब कर मर जाएगी। सब समझेंगे कि इसने खुदकुशी कर ली है। हमारे गांव वालों को तो हम बता देंगे हमने इसे कारी करके मार डाला है, मगर हमें पुलिस से भी तो जान बचाना है। इजाज की बात सुनकर जफर ने हाँ में सर हिलाया। हाँ इजाज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो मुझे दरिया के किनारे लाए और नीचे धक्का दे दिया। वो वहां से जल्दी से चले गए कि पुलिस ना देख ले। मैं पानी में डूबती चली गई। मुझे पता नहीं चला मैं कब बेहोश हुई। मुझे अपनी मौत करीब से नजर आ रही थी, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं डूबती गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे लग रहा था मेरी मौत वाकई हो गई है। किसी चुभती हुई रोशनी से मेरी आंख खुली। मैंने देखा सूरज मेरी आंखों के सामने है। मैं आंखें खोल नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने आंखें खोली तो देखा कि इजाज मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। वो मुझे ही देख रहा था। मैं हैरान रह गई कि मैं जिंदा हूँ। कुछ समझ नहीं पाई। बहुत देर के बाद जब मेरी हालत संभली तो मैं उठकर बैठ गई। ये एक जंगल नुमा इलाका था जहाँ एक झोंपड़ी बनी हुई थी। मैं उस झोंपड़ी में चारपाई के अंदर लेटी थी। इजाज कुर्सी पर मेरे सामने ही बैठा था। मैं यहाँ कैसे आई? तुम लोगों ने तो मुझे मार दिया था ना। मैं जिंदा कैसे बची? और जफर कहाँ है? मैंने एक साथ बहुत सारे सवाल कर दिए। इजाज हंसने लगा। तुम अभी भी उस बेवफा का सोच रही हो जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। वो तो तुम्हारे लायक था ही नहीं। तुम तो शहजादी हो, मगर उस घटिया इंसान ने तुम पर यकीन नहीं किया और तुम्हारी ये हालत बना दी। मगर मैं जिंदा कैसे बच गई? मुझे किसने बचाया? और तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इजाज ने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुमसे मुझे मोहब्बत हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें जफर से कैसे जुदा करूं, इसलिए मैंने बहुत प्लानिंग की। खुद ही रोज दीवार से छलांग लगाता और रोज दीवार से कूदने से जफर को शक हो जाता तो फिर खुद ही अनजान बन जाता। जफर के काम तुम्हारे खिलाफ भरता रहा कि तुम गलत लड़की हो। फिर खुद ही तुम पर इल्जाम लगाया ताकि जफर तुम्हें तलाक दे दे। मुझे तुम्हें हासिल करना था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब तुम्हें पानी में फेंका तो मैंने पहले से एक आदमी को नीचे खड़ा कर दिया था। मैंने उसे पैसे दिए थे कि जैसे ही मैं तुम्हें फेंकूं वो तुम्हें वहां से निकाल ले। वो तैराकी का माहिर था। वो तुम्हें जिंदा निकाल कर ले आया। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हम दोनों शादी करके यहाँ से चले जाएंगे। मैं गुस्से में उठी और जाने लगी, लेकिन वो मुझे निकाह के लिए आमादा करने लगा। मेरे लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा, तुम्हारे हक में बेहतर है कि तुम निकाह पर राजी हो जाओ। अब तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं मजबूरन निकाह के लिए राजी हो गई। वो जल्दी निकाह ख्वाह को लेकर आ गया। हम दोनों का निकाह हुआ और फिर वो मुझे दूसरे शहर ले आया। वहां एक छोटा सा घर था। निकाह के बाद जब वो मेरे पास आया तो मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े। मेरे दिल में कोई जज्बा बाकी नहीं रहा था। मेरे लिए वो लाल जोड़ा किसी कफन से कम नहीं था। मैं किसी जिंदा लाश से कम ना थी। मुझे इजाज से घिन आने लगी थी।
دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ کتنا روئی تھی میں اس کے سامنے، مگر میری اس نے ایک نہ سنی۔ میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا اور پھر مجھ سے زبردستی نکاح بھی کر لیا۔ یہ نکاح نہیں بلکہ ایک جرم تھا۔ خدا آپ کو ان گناہوں کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا، مگر اعجاز پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تو میرا عاشق بن کر میرے آگے پیچھے پھرتا رہا۔ میں نے بھی خوش رہنے کے لیے بہت اداکاری کی تاکہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو۔ میں نے اسے دکھایا کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اس نے سوچا کہ اس نے مجھے خرید لیا ہے، مگر میں تو اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس نے میرا گھر برباد کر دیا، میرے خاندان کو برباد کر دیا۔ میں ایسے شخص سے کیسے پیار کر سکتی تھی جس نے اپنے بوڑھے باپ اور بھائی کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ پھر ایک دن میں بازار گئی، جب وہ گھر پر نہیں تھا۔ میں نے بازار سے چوہے مار پاؤڈر اور کچھ زہریلی دوائیاں خرید لیں اور کھانے میں ملا دی۔ جب وہ گھر آیا تو میں نے بہت اچھا کھانا بنایا۔ میں نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ وہ پہلے ہی میری ان حرکتوں پر بہت خوش تھا۔ میں نے بھی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پیٹ میں درد کی شکایت کرتے ہوئے بھی سارا کھانا کھا لیا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ بے ہوش ہو کر بستر پر گر گیا، وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی، وہ بس ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا، بہت اذیت میں تھا۔ میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے بہت اذیت دی تھی۔ میں اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شاید وہ مر چکا تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیا اور بے ہوش ہو گیا۔ بس یہ کہ وہ جہنم رسید ہو گیا تھا۔ میں اسے بغیر کفن کے وہیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ گھر میں بڑی ساری رقم اور زیورات اٹھا کر اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میں پورے راستے میں خوف زدہ رہی کیونکہ پہلی بار اکیلے سفر کر رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، جبکہ میں نے خود کو ایک شال میں ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر ایک طویل سفر کر کے اپنے والدین کے پاس پہنچی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے انہیں سارا احوال بتایا۔ تب انہوں نے بتایا کہ جب انہیں میری موت کی خبر ملی تھی تب انہوں نے ظفر کے الزام کا بالکل یقین نہیں کیا تھا۔ میرے والدین نے مجھ پر اعتبار کیا۔ میں جب سارا واقعہ اپنے والدین کو سنا رہی تھی تو میرے بھائی کا دوست جو ہمارا پڑوسی بھی تھا وہ وہیں پر موجود تھا۔ اس کا نام جاوید تھا۔ جاوید نے میری حالت دیکھی تو اسے مجھ پر رحم آ گیا۔ اس کا باپ نہیں تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ کچھ دن بعد جاوید کی ماں نے میرا رشتہ مانگا تو میرے گھر والوں نے بھی ہاں کر دی۔ یوں ایک بار پھر میری زندگی بدل گئی۔ جاوید نے اپنی زندگی میں مجھے اتنی محبت دی کہ میں اپنے پچھلے سارے غم بھول گئی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے جاوید کی نظروں میں ہمیشہ متعبر ہی رکھے۔ آج اس بات کو سال گزر گیا ہے، میں جاوید کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔